आईटीआई से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। निजी आईटीआई से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। निजी आईटीआई से खिलवाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे टीपीओ का पेमेंट टीपीओ का पेमेंट जल्द करो, जल्द करो। SCN हटाइए, वापस लो, वापस लो। FIR निरस्त करें, निरस्त करो, निरस्त करो। पूरे देश के निजी आईटीआई की बात कर रहे हैं आप। सरकारी क्षेत्रों में तो सरकार अपना बेनिफिट देती है, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, आप लोगों की मेहनत रहती है, लेकिन आप लोगों के साथ क्या ऐसा नीतिगत भेदभाव किया जा रहा है जिससे कि आपके कह सकते हैं सर्वाइवल पे दिक्कत आ गया है? आपकी जो जिंदा रहने की शक्ति है एक तरह से उसको विनाश करने की नीति बनाई जा रही है। क्या कहेंगे आप? आपका नाम, संगठन का नाम और क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार यादव है। मैं गोरखपुर जनपद से हूँ और आईटीआई के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मुझे आईआईटी वाला नहीं, आईटीआई वाला चाहिए। और जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा वो कह रहे हैं वैसा पूरा धरातल पे नहीं हो रहा है। एक तरफ जहाँ वो स्किल्ड लोगों के, स्किल्ड हुनरमंद हाथ की बात करते हैं, यहाँ हाथ को ही काटे जा रहे हैं। देश में जो 100% सीटें हैं उसको, उनमें से 33% सीटों को इस साल से हटा दिया जा रहा है। 33% एडमिशन नहीं होने पाएंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 आईटीआई कॉलेज हैं। 16,000 आईटीआई कॉलेजों में लगभग 60 लाख एडमिशन होंगे, उसमें 20 लाख एडमिशन इस साल नहीं होंगे। तो आपका खर्चा कैसे चलेगा इतना सारा? अब ऐसे में आईटीआई कॉलेजों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। मान के चलिए कि अगर हम एक आंकड़ा के रूप में बताएं तो किसी भी संस्थान में अगर 8 यूनिट की आईटीआई है तो 160 बच्चे होते हैं। 160 बच्चों में उनकी जो फीस निर्धारित होती है, वो फीस निर्धारित होती है राज्य सरकार द्वारा, जो 18,000 रुपये पर ईयर। जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर में छोड़ देते हैं पढ़ाई। जो बचते हैं वो करीब 120 बच्चे। 120 बच्चे के शासन के अनुरूप अगर एक क्रांतिक अवस्था या एक आदर्श अवस्था देखी जाए तो 18,000 के हिसाब से अगर 120 बच्चों का देखा जाए तो 21,60,000 रुपये फीस आती है। अब 8 यूनिट की आईटीआई है, उसमें इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, क्लर्क, कंप्यूटर बाबू, सबकी जो खर्चे हैं उनका देखा जाए, एक प्रिंसिपल का 30,000 रुपये, 2 क्लर्क का अगर हम रखते हैं 10,000 रुपये कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। उसके अलावा अनुदेशकों का 15,000 रुपये भी अगर हम रखते हैं तो कम से कम 12 अनुदेशक होने चाहिए, एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, और बना रखे हैं मानक के अनुसार अगर है हमारे, तो कुल मिला के हमारे करीब 30 लाख रुपए सालाना का ये स्टाफ का पेमेंट हमारा बनता है, 30 लाख रुपए का। और हमें फीस मिलती है 21,60,000, जब 100% फीस बच्चे दे दें। ऐसा भी संभव नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर 100% फीस मिल गया तो 21,60,000 रुपये इकट्ठा हुए। और हमें इंस्ट्रक्टरों को वेतन के रूप में 30 लाख रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा बिजली का बिल है, रॉ मटेरियल पर ट्रेनी जो हमारा कम से कम 100 रुपये का खर्च होता है। इस हिसाब से अगर उसको देखेंगे तो 1,20,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए का हमारा जो है साल भर का रॉ मटेरियल खर्च हो जाता है। अगर 15,000 रुपये महीने का भी बिजली का बिल हो तो कम से कम 1,80,000 बिजली का बिल हो जाता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे खर्च होते हैं, कॉलेज का मेंटेनेंस कराना, उसमें भी 15% खर्च होते हैं। तो ये सारे खर्चे जोड़ेंगे तो लगभग 50 लाख की सीमा पार कर जाती है। हमें फीस मिलती है 21,60,000। हम अगर सोसाइटी रखते हैं, सोसाइटी अन्य भी मदों से, लोगों से चंदा ले लेकर, समाज से सहयोग लेकर हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं। और लेकिन उसकी भी एक सीमा है, कहाँ तक हम लोगों से चंदा ले लेकर बच्चों की फीस हम अपने पास से भरेंगे। 50 लाख रुपए और 21 लाख रुपए में लगभग 29 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। एक बैच को पढ़ाने में हमें 29 लाख रुपए बाहर से व्यवस्था करना पड़े, कब तक कोई प्रबंधक सर्वाइव करेगा? तो यह भी एक वो है। उस पर भी सीटें हमारी घटाई जा रही हैं। अब सीटें घटाई जा रही हैं तो अब तो और भी बुरी स्थिति होगी हमारी। हम एडमिशन नहीं करेंगे, बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो कैसे कॉलेज चलाएंगे, कैसे स्किल्ड लोगों को बनाएंगे हम? तो इस दशा में हम लोगों के लिए बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हम ये मांग करते हैं कि हमारी पर यूनिट की जो साइज है उस साइज को बढ़ा दिया जाए, 20 बच्चों की जगह 30 बच्चे कर दिए जाएँ। एक यूनिट में हमारे अगर 30 बच्चे कर दिए जाते हैं
तो कुल मिलाकर जितनी सीटें हमारी घटाई जा रही हैं 33%, इधर से हमारी अगर इतनी सीटें 1.5 गुनी कर जाती है तो लगभग बराबर हो जाएगा, तब हमारी सीटें नहीं घटेंगी लगभग। और इस दशा में हम आप पुरानी अवस्था में हम कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और है कि इंस्ट्रक्टर को हमारे कॉलेजों में अस्थायी रूप से एक नंबर मांगा जा रहा है, इंस्ट्रक्टरों को फीड किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजों में हर साल अनुबंध पर शिक्षकों को रखा जाता है। पहले गवर्नमेंट कॉलेजों के इंस्ट्रक्टरों को तो भर लें, वो सरकार अपने गवर्नमेंट कॉलेजों के इंस्ट्रक्टरों को भर ही नहीं रही है और हमारे यहाँ परमानेंट शिक्षकों की बात करती है। अगर उनके यहाँ अनुबंध पर शिक्षक पढ़ाए जा सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्या लगता है कि आपसे जो मैनेजमेंट छीना जा रहा है, जो पॉलिसी बनाने के लिए जिससे आप अपना खर्चा निकालो, वो छीना जा रहा है। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर हमने देखा कि सरकारी स्कूल होते हैं तो उनका भी मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि कभी उसको बुक कर दिया जाता है, कभी उसमें जाके परीक्षाएं हो जाती हैं, कैसे भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है और 2-2 शिफ्ट लगाई गई हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जगह है, तो अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो एज ए समाज सेवा अलग बात है, लेकिन सर्वाइवल के लिए एक तरह का वो भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। बिल्कुल। बात ये है कि सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है कि कितने बच्चे रखे जाएंगे जब कुछ दे नहीं सकती, या तो सरकार कंपनसेट करे, सब्सिडी दे, या फिर कुछ दे नहीं सकती, तो क्यों ऐसे नियम बना? बिल्कुल सही आपका कहना। हम लोग की डिमांड भी यही है कि अगर सरकार इस तरह के काम कर रही है तो हमारे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम मानदेय तय कर दे, जैसा कि हमने अपने मैटर में लिखा हुआ है कि एक न्यूनतम मानदेय तय कर दे। कौशल विकास के लिए सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो अरबों रुपए खर्च करे तो जो इंस्ट्रक्टर नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं उनको एक न्यूनतम मानदेय वो भी दे दे। वो भी तो बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं। जब इस कौशल विकास कर रहे हैं वो, तो कौशल विकास करने वाले हर पहलू पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और एक अध्यादेश लाते हुए सारे वित्तविहीन शिक्षकों को एक मानदेय तय कर दे और उस मानदेय को दिया जाए, जिससे सभी कॉलेजों में शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सकेगा। और जब शिक्षकों की समस्या का समाधान होगा तो हर कॉलेज में शिक्षक पूरी संख्या में रहेंगे तो पढ़ाएंगे भी, कहीं वैकेंट सीटें नहीं रहेंगी, बच्चे सारे पढ़ेंगे भी, सब ट्रेंड होंगे, हुनरमंद हो जाएंगे और जो देश के विकास में सहायक होंगे। लेकिन इसमें बच्चों के लिए अगर देखा जाए, सरकार जो है तो रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप अलग देती है, रिम्बर्समेंट अलग देती है, तो क्या ऐसे उसमें रिम्बर्समेंट की सुविधा छात्रवृत्ति स्टूडेंट को मिलती है, स्टूडेंट के ही खाते में आती है, संस्थान का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी फीसें बच्चे टाइम पे नहीं दे पाते क्योंकि ये ग्रामीण कोर्स है। आईटीआई एक 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट कोर्स है। मैं आपको बिंदुवार इसमें अपनी जो हमारी मांगे हैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारी आईटीआई ने जब एफिलिएशन लिया, संबद्धता ली, तो 3 शिफ्टों की मान्यताएं प्रदान की। 3 शिफ्टों के अनुसार हमें मशीनरी, टूल्स, उसके साथ में टीचिंग फैकल्टी, ये तीनों हमें रखनी पड़ी और रखे हुए हैं। ज़्यादातर आईटीआई कॉलेज जहाँ 3rd शिफ्ट संचालित तो वहाँ सारे नियमों के अनुसार चल रहे हैं। उसके बावजूद आज इन्होंने एकदम फरमान निकाल दिया कि साहब हम 3rd शिफ्ट खत्म करेंगे, या आप इसको डीएसटी मोड में लाइए। डीएसटी मोड मतलब हो गया ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम। लेकिन आप बताइए, इस भारत देश में कई जनपद, कई जिले, कई संभाग ऐसे हैं, हर राज्यों में, जहाँ पर इंडस्ट्री है ही नहीं, कॉरिडोर ही नहीं है, तो वो आईटीआई कैसे वहाँ पे डीएसटी करेगी? पहली चीज। फिर डीएसटी के लिए जो इन्होंने इंडस्ट्री की शर्तें रखी हैं, क्या आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट दीजिए, मिनिमम टर्नओवर दीजिए, तो कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट आईटीआई के साथ अपनी जो आंतरिक जानकारी वो क्यों साझा करेगी? इसीलिए लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो 20 सीट यानी एक यूनिट जो 3rd शिफ्ट में जा रही है, अगर उसको हटा दिया जाएगा तो हमारे कॉलेज कैसे सरवाइव करेंगे? तो हमारी पहली मांग जो है वो 3rd शिफ्ट को ये बहाल करें और साथ में थोड़ा सा उसको 2 साल के लिए अभी बहाल कर दें और उसका उपाय किया जाए जिससे जो हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है वो ना हो। ये हमारी पहली मांग है। उसके अलावा इसमें जो इन्होंने डीएसटी का ऑप्शन रखा है उसमें एक तो जो इनका टर्नओवर है वो पॉइंट हटाया जाए, दूसरा उनके एम्प्लॉय की लिस्ट मांगी जा रही है, आंतरिक जो जानकारी मांगी जा रही है वो हटाई जाए, तीसरा उनके यहाँ पर जो उनका मिनिमम टर्नओवर के अलावा उनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगी जा रही है, ये पॉइंट हट जाए तो हो सकता है इंडस्ट्री हमारे साथ एमओयू करने के लिए सहमत हो। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है हमारी यूनिट संख्या। हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैनुअल है
वो आज की डेट में आप पॉलिटेक्निक और बीटेक इंजीनियरिंग से कंपेयर करेंगे तो हमारा परिक्षेत्र उनसे 3 गुना ज़्यादा है। तो उस एवज में जो पॉलिटेक्निक है और बीटेक है वहाँ 36 से 40 यूनिट की एक वो यूनिट होती है सीटों की, जबकि हमारी ओनली 20 सीट की है। तो हमारी ये मांग है कि EWS की 6 सीटों को बढ़ाकर 36 से मतलब हमारी यूनिट की जाए तो हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो पूरा हो सके।